इसी में थोड़ा और आगे बढ़ने हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था वो था I इंटू डी एल क्रॉस बी। फोर्स जो था हमारा ये था, क्योंकि डी एफ जो करंट कैरिंग एक एलिमेंट जो आई डी एल है मैग्नेटिक फील्ड में अगर हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस डी एल एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा भाई, तो वो डी एफ होता था वो आई इंटू डी एल क्रॉस बी। और कहाँ से ये निकाला था भाई, तो ये सब आया था फॉर्मूला। डी एफ जो होता था फॉर्मूला वो होता था डी क्यू चार्ज मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो वी क्रॉस बी ऐसा समझते हैं हम लोग। यही होता है फोर्स डी एल लेंथ पे, और आई डी टी ये चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, और वेलोसिटी था डी एल बाई डी टी। डी एल लेंथ डी टी टाइम में ट्रेवर्स किया है, डॉट बी करते थे, इससे मिलता था, और टाइम यहाँ पे कैंसिल होता था और यहाँ पे मिलता था आई इंटू डी एल क्रॉस बी। ये होता था फोर्स ऑन डी क्यू चार्ज जो कि इस डी एल लेंथ में मूव किया है, डी क्यू चार्ज, और डी टी टाइम में डी एल लेंथ मूव किया है विद वेलोसिटी डी एल बाई डी टी। और इसलिए ये डी एफ फोर्स उस डी एल लेंथ ऑफ वायर पे फोर्स लगा, क्योंकि डी क्यू इसी में था, डी एल लेंथ मूव किया था, उस समय जो डी क्यू पे फोर्स लगा वो डी एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स था। तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वायर पे फोर्स मिल जाएगा। यहाँ का डी एफ मान लो कुछ आया, यहाँ का डी एफ कुछ आया, यहाँ डी एफ कुछ आया। अलग अलग डायरेक्शन भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं, हमें इंटीग्रेट करने पड़ेंगे भाई। सारे डी एफ को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तब जा कर के नेट फोर्स मिलेगा। इसलिए ये बन गया फॉर्मूला। इसका हम लोगों ने, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बताए भाई। कुछ नहीं बोलना है। ये तो फॉर्मूला ऑब्टेन किया था लास्ट क्लास में, इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखे थे। आज क्वेश्चन को और बढ़ाएंगे। तो एक तो क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने कि एक वायर मान लो इस तरह से बेंड किया हुआ है एंगल के फॉर्म में, ऐसे था, और इस वायर, इस करंट कैरिंग वायर का हम लोग निकालना चाहते थे। अगर इस पे फोर्स हम लोगों ने निकाला था, याद होगा, फोर्स निकाला था भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, और इस पे हमारा करंट ऐसे चल रहा है, मान लो ये है आई करंट, यहाँ से ए है मान लो, यहाँ पे ये मान लो बी है, और ये सी है। इस तरह से आई करंट जा रहा है भाई इसमें। तो इस एल टाइप के जो हैं, इस फ्रेम पे टोटल कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना था। तो उसका हम लोगों ने कैलकुलेशन किया भी था, और इस पे नेट फोर्स भी निकालना था इस फ्रेम पे। तो पहले तो हम लोगों ने किस पे निकाला भाई, तो ए बी पे और बी सी पे हम लोगों ने निकाला फोर्स। तो ए बी और बी सी पे निकाला, तो ए बी इधर था, क्रॉस में था मैग्नेटिक फील्ड, तो ए बी क्रॉस बी किया तो इस डायरेक्शन में मिला। आई इंटू एल क्रॉस बी करने से इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो फोर्स ऑन ए बी वो इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड है मान लो बी नॉट, क्योंकि बी यहाँ ए बी सी लिखे हैं इसलिए बी यहाँ बी नॉट। तो ए बी पे लगने वाला फोर्स इस तरह से इस वायर पे लगेगा। कैसे भाई, तो आई इंटू ये वाला, देखो अगर हमारा करंट सेम है तो करंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, फोर्स निकालने में करंट को बाहर निकाला, और डी एल जब इंटीग्रेट करते हैं, और बी क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी को भी बाहर निकाला, और ये बच गया आई इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी। एल इनिशियल फाइनल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा शेप वायर का जैसा भी हो, हम लोग को जिस पे निकालना है वह उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाएंगे स्ट्रेट। यही हो गया एल इनिशियल फाइनल। यहाँ पे एल इनिशियल फाइनल ये है, इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट मिलो। अगर मान लो ये स्ट्रेट वायर ऐसे ना हो करके ये ऐसे ऐसे रहता, तब भी हम लोग ये वाला लेंथ लेते, ये वाला बनता है एल इनिशियल फाइनल। वायर हमारा मान लो ऐसे है, तब भी हम लोग लेंगे इसको, ये एल इनिशियल फाइनल बनेगा। अब ये बात अलग है कि यहाँ पे ये वायर भी स्ट्रेट है, तो आई इंटू एल इनिशियल फाइनल जो कि ए था, तो आई ए बी नॉट,
आई इंटू ए और आई इंटू ये वाला है ए और क्रॉस बी, तो बी नॉट रखा हम लोगों ने, और दोनों के बीच के एंगल, तो एल इनिशियल फाइनल और बी के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री मीन्स वैल्यू में हो गया आई ए बी नॉट, और ये इस डायरेक्शन में लगा। आई इंटू एल क्रॉस बी से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं भाई। आई इंटू एल क्रॉस बी से, जैसे मैंने एक पेन ले लिया, ये है एल इनिशियल फाइनल और ये है बी, तो आई इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, इस तरह से एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, स्क्रू लगाएंगे तो एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी करेंगे, स्क्रू बंद होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। या फिर अगर थंब से निकालना चाहते तो देखो थंब ऐसे करेंगे तो ये बी है, इधर एल है, तो यानी तो इसका मतलब कि कर्ल फिंगर जो हम लोग का है वो बी, इधर ए, इधर हमारा एल इनिशियल फाइनल, तो बी से एल इनिशियल फाइनल जा रहा है, तो हमें ये थोड़ा ही चाहिए, हमें चाहिए एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, इसका मतलब ऐसे करने पड़ेंगे, तो एल इनिशियल फाइनल से बी की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन मैंने जाते जाते ये भी बताया था भाई कि कोई भी लूप अगर हो, लूप जैसा हो, अगर आधा भी लूप हो जाए तब भी, अगर एक में पता लग गया कि आउटवर्ड है फोर्स, तो इधर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इधर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इधर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगा, क्योंकि लूप तो एक है भाई, करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो आई इंटू एल क्रॉस बी किया, अगर ऐसे डी एल क्रॉस बी करोगे इस डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ देखो डी एल ऐसे है, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ छोटे से पार्ट में अगर देखें तो डी एल इधर है, बी क्रॉस में है, तो ये डी एल है भैया, ये है क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, तो डी एल क्रॉस बी करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, डी एल क्रॉस बी किया, इसके परपेंडिकुलर ऐसे मिला। यहाँ पे आओगे तो डी एल ऐसे हो जाएगा भाई, डी एल हॉरिजॉन्टल में, ये हो गया डी एल, और बी तो हमारा क्रॉस में है, तो जब डी एल क्रॉस बी करोगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डी एल क्रॉस बी करेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ आओगे तो ये डी एल ऐसे हो जाएगा भाई, ये ऐसे हो गया डी एल, तो यहाँ डी एल ऐसे हो गया, बी तो ऐसे है, तो फिर यहाँ पे डी एल क्रॉस बी करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो इसके परपेंडिकुलर मिलेगा। इट मीन्स किसी भी लूप में अगर एक में ऐसे पता लग गया तो दूसरे में ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, अगर इसमें अंदर की तरफ होता तो इसमें भी अंदर की तरफ। आप चाहें तो इंडिविजुअली सब पे निकाल लें या तो फिर अपना टाइम सेव कर लें। तो ये इधर लगा आई ए बी, तो ये इधर भी लगेगा आई ए बी, ये है फोर्स ऑन बी सी, तो ये भी लगेगा आई इंटू ए इंटू बी नॉट, और ये फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। और हम लोगों को ये इंडिविजुअली दोनों पे तो निकाल लिया, और नेट फोर्स जो निकालना था, तो नेट फोर्स हम लोगों को निकालने के दो मेथड हैं फॉर नेट फोर्स। एक मेथड तो उस दिन भी बताया था, फॉर नेट फोर्स ऑन एल फ्रेम, जो एल फ्रेम है इस पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो दिस नेट फोर्स विल बी, उस दिन भी बताया था कि भाई ए बी वायर पे जो लगा फोर्स वो, और बी सी वायर पे जो लगा है वो फोर्स, दोनों हमें क्या करने होंगे, तो वेक्टोरियली ऐड करने पड़ेंगे, तो मिल जाएगा नेट, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक ये इस डायरेक्शन में, एक ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल जानना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एंगल आया था कितना, 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल आया था 120 डिग्री, होगा ही, क्योंकि ये वाला तो 90 डिग्री है, ये अपना 90 डिग्री है, तो ठीक है भाई, ये तो 90 अपना 180 हो गया हमने सामने वाला, लेकिन ये 60 डिग्री है और ये वाला 120 डिग्री, इसलिए ये 120 डिग्री होगा भाई। ये इस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, ये इस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, और ये 90 है, टोटल एंगल 360, तो 90 180 हो चुका है। इन दोनों का सम भी 180 होना है, लेकिन ये 60 डिग्री दिया हुआ था, इसलिए ये 120 डिग्री होगा। दोनों का वैल्यू सेम है, F0 मान लो है, तो इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, तो रिजल्टेंट हो जाएगा F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, इसलिए हाफ तो इसको कर देगा साफ, और माइनस इसको भी कर देगा माइनस, तो माइनस F0 स्क्वायर, एक F0 स्क्वायर शहीद हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ F0 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज F0 वैल्यू। और F0 वैल्यू कितना आया, तो आई ए बी नॉट आया, वो किस डायरेक्शन में आया, उस डायरेक्शन में आया, ये प्लस ये मिल करके इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलरली ये इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। ये है नेट फोर्स का डायरेक्शन। बोलो भाई क्लियर है। एक ऐसे था, ऐसे था, 120 डिग्री पे था, F0 था भैया, F0 था, इसलिए इसके बीच सही जाएगा, क्योंकि भाई दोनों सेम वैल्यू के हैं, 60 डिग्री इधर से 60 डिग्री इधर से।
ये हो गया तुम्हारा एफ नेट मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 2 से भाई दिखाई तो दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हो? दिखाई दे रहा है भाई पहलवानों? यस सर। तो अब जरा इसके आगे देखेंगे। अतुल ध्यान दो। सेकंड मेथड, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है। तो मेथड 2 देखते हैं भाई। देखो मेथड 2 में क्या है कि आपको पता है कि जब भी भाई यूनिफॉर्म फील्ड में होता है तो हमें क्या करना होता है, तो बी को बाहर निकाला, आई को बाहर निकाला, डी एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी। अगर पूरे फ्रेम पे एक बार में हमें दिखाना है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं भाई, डी एल एफ इंटू डी एल, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, आई इंटू डी एल क्रॉस बी करते जा रहे हैं, आई इंटू डी एल क्रॉस बी, डी एल। तो पूरे को एक बार समझो कि ये इनिशियल, ये है फाइनल, ये वायर ऐसे जा करके ऐसे हो जाए या ऐसे जाके ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँचा सी पे, तो सीधा एल इनिशियल फाइनल यही क्यों ना ले लें, एक ही बार में नेट फोर्स मिलेगा भाई। नेट फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी। हम लोगों को एक वायर पे निकालना था तो एल इनिशियल फाइनल ये समझे, इस वायर पे फोर्स निकाले। इस पे निकालना था एल इनिशियल फाइनल ये समझे, और इस पे एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी किया, इस डायरेक्शन में मिला। तो अलग अलग टुकड़ों में निकाल रहे हो, इससे अच्छा भाई एल इनिशियल फाइनल सीधा यहीं ले लेना। पूरा जब नेट निकालना है, इंडिविजुअली निकालना हो तब तो भाई आपको अलग अलग ही करने होंगे, लेकिन अगर नेट ही निकालना है तो नेट निकालने का एक ये लेंदी मेथड होगा कि भाई इस पे भी निकालो, उस पे भी निकालो, फिर वेक्टर सम भी करो। इंडिविजुअली निकालने की ज़रूरत पड़ गई तब जाके ऐसा काम हुआ। लेकिन अगर हम लोग पूरा नेट ही निकालना था तो एक ही बार में काम करेंगे। आई इंटू एल इनिशियल फाइनल ये है भाई, एल इनिशियल फाइनल ये वाला है, येलो वाला, तो ये है एल इनिशियल फाइनल पूरे के लिए अगर देखना हो एक बार में तो एल इनिशियल फाइनल ये है। तो आई एल इनिशियल फाइनल का भी लेंथ वही होगा क्योंकि ये तो 60 डिग्री पे था तो ये भी ए वैल्यू का होगा। तो आई इंटू ए इंटू बी नॉट और साइन 90 डिग्री भी, बट डायरेक्शन किधर होगा, तो एल इनिशियल फाइनल ये है, बी है क्रॉस में, तो एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, तो यही तो है भैया, इसके परपेंडिकुलर मिलेगा ये नेट फोर्स। तो दिख रहा है, येलो वाले से दिख रहा है, इस डायरेक्शन में हमें मिला नेट फोर्स और वैल्यू कितना था, तो आई ए बी नॉट, और ये है नेट फोर्स का डायरेक्शन, ये तो यही रहेगा नेट फोर्स का डायरेक्शन। आई इंटू एल इनिशियल, देखो भाई एल इनिशियल फाइनल और बी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन के बिना काम ही नहीं बनने हैं। ये है एल इनिशियल फाइनल, ये है बी। एल इनिशियल फाइनल की तरफ इंडिकेटर रखा, बी की तरफ घुमाया, स्क्रू खुला, आ गया इस तरफ, या राइट हैंड थंब रूल इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख दिया राइट हैंड। अब देखेंगे कर्ड फिंगर हमारा एल इनिशियल फाइनल से बी की तरफ ही जा रहा है, तो बिल्कुल ये थंब करेक्ट बता रहा है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में है। एल इनिशियल फाइनल इधर है, बी इधर है, एल इनिशियल फाइनल से बी की तरफ ही हमारा कर्ड फिंगर जा रहा है, इसलिए ये डायरेक्शन करेक्ट डायरेक्शन, तो करेक्ट डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया, ये मिल जाएगा। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर है। तो इसमें साथ में ये भी हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो कोई भी क्लोज लूप हो, कोई भी शेप हो, इस वाले में तो हम लोग अभी देख रखे हैं भाई, देख लिया कि इस पे फोर्स जो लगा ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे लगा, इस पे फोर्स ऐसे लगा, भाई तीनों सेम वैल्यू के लगे क्योंकि तीनों में सेम करंट था, तीनों में सेम वैल्यू के फोर्स लगे। और जब ये 3 इक्वल फोर्स एट एन एंगल ऑफ 120 विद ईच अगर लग जाए तो इनका रिजल्टेंट 0 होता है, सबको मालूम है भाई। आप चाहें तो इसको वेक्टर सम करें या ऑब्जर्वेशन मेथड से समझ जाए कि भाई जब 3 इक्वल वैल्यूड फोर्स एट एन एंगल ऑफ 120 विद ईच तो उसका 0 रिजल्टेंट होता है। आप प्रूव करने के लिए वेक्टर की बात है भाई, वेक्टर से आप प्रूव कर सकते हो, मर्जी है आपकी, आप वेक्टर से प्रूव कर सकते हो। मान लो ये है साइड ऐसे, इसी के साथ में हमने एक्स एक्सिस ले लिया और परपेंडिकुलरली वाई एक्सिस अगर ले लें तो इसको लिखोगे भाई एफ नॉट कॉस, ये वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला क्या हो जाएगा भाई 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा ना, ये बोलो
टोटल था 120 डिग्री, जिसमें से ये है 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री तो बचा। तो इस वाले को बोलोगे एफ नॉट कॉस 30 डिग्री आई कैप और एफ नॉट साइन 30 डिग्री जे कैप। इसको लिखोगे भाई, इस वाले वेक्टर को लिखोगे तो ये लिखोगे अगेन, ये भी 30 डिग्री है, यहाँ एफ नॉट कॉस 30 डिग्री माइनस आई कैप में है और एफ नॉट साइन 30 डिग्री जे कैप में है। बिल्कुल भाई। और इसको लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा टोटल एफ नॉट ही है माइनस जे कैप में। अब जरा तुम ऐड करोगे तो देख लो सारा जीरो होता है कि नहीं, आराम से जीरो होगा। क्यों भाई, एफ नॉट कॉस 30 डिग्री आई कैप और एफ नॉट कॉस 30 डिग्री माइनस आई कैप, ये दोनों तो शहीद हो जाएंगे ऐसे ही। इन दोनों का देखो, इन दोनों का एक एक कंपोनेंट तो शहीद हो गया। एफ नॉट कॉस थीटा इधर, एफ नॉट कॉस थीटा इधर, एफ नॉट साइन 30 डिग्री और एफ नॉट साइन 30 डिग्री ये दोनों ऐड हो गए। तो एफ नॉट साइन 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है भैया, तो एफ नॉट बाई 2 और एफ नॉट बाई 2 मिल करके एफ नॉट बाई 2 जे कैप और एफ नॉट बाई 2 जे कैप, तो ये हो गया एफ नॉट जे कैप और ये है एफ नॉट माइनस जे कैप। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिला एफ नॉट बाई 2 जे कैप और एफ नॉट बाई 2 जे कैप मिल करके एफ नॉट जे कैप मिला, वो इस एफ नॉट जे कैप से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट आपस में और इन दोनों का जो कंपोनेंट है इसके साथ कैंसिल, तो नेट जीरो होना ही है, होगा भी, पता ही है तुम्हें ये होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो तुम्हारा जीरो आ गया। अगर मान लो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर फ्रेम होता तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी नेट फोर्स निकालेंगे। अगर मान लो ऐसे इसमें एक लूप में करंट चल रहा हो और ये किसी यूनिफॉर्म फील्ड में, चाहे डॉट में हो चाहे क्रॉस में, तो अगर मान लो डॉट यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तब भी इस पे निकालेंगे। तो ज़रा निकालना भाई इस पे फोर्स। ये अगर मान लो दे दिया जाए एल लेंथ का और ये वाला दे दिया जाए बी लेंथ का, या चलो बी लेंथ का ही दे देता हूँ, स्मॉल बी लेंथ का, चारों पे हम लोग निकालें फोर्स और तब निकालेंगे नेट, जबकि पहले से मालूम है नेट जीरो होना है। तो एक बार निकाल के देख लो जल्दी से। आलस मत करो भाई, आलस मत करो, आलसी बन जाते हैं कुछ लोग। अगर इस पे निकालें आई इंटू एल क्रॉस बी करें भाई, इस पे आई इंटू एल क्रॉस बी करोगे, एल है इधर और बी है क्रॉस में, ये डॉट में, तो एल क्रॉस बी किधर आ रहा है भाई, अपवर्ड आ रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है। देखो बर, डायग्राम बनाओ कॉपी पे और इसको देखो किधर डायरेक्शन है फोर्स का। सर अपवर्ड्स। किस पे अपवर्ड? सर एल डीसी वाली लेंथ पे अपवर्ड्स। डीसी वाली लेंथ पे अपवर्ड। किसने बताया भाई, नाम बताओ। सर विक्रम। विक्रम, बिल्कुल ठीक बताया भाई। इस पे एल क्रॉस बी कर रहे थे, एल इनिशियल फाइनल इधर है और बी हमारा क्रॉस में है। क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, डॉट में है मैग्नेटिक फील्ड, डॉट में है भाई मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी, तो एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी करेंगे, अपवर्ड में मिल जाएगा। एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी का डायरेक्शन में मिल जाएगा। और एक में मिल गया ना अगर अपवर्ड, ये ऐसे है समझो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, एल इनिशियल फाइनल ये, बी है ये डॉट में, तो एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी किया, इस डायरेक्शन में मिला। एक में इधर मिल गया ना, तो इन सब पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, इन सब पे ऐसे निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं, इसमें भी निकालना चाहोगे निकाल सकते हो भाई। एल इनिशियल फाइनल ये है, बी हमारा इधर है। एल इनिशियल फाइनल इस वाले वायर में अगर देखें तो ये है एल इनिशियल फाइनल और बी है हमारा जेड डायरेक्शन में। तो एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा फोर्स। बोलो हो जाएगा एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी। समझो कि जे क्रॉस के कर रहे हैं तो जे क्रॉस के तो आई होता है, तो इस डायरेक्शन में मिलेगा ये, इस डायरेक्शन में। यहाँ जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा है वो मिल रहा है आई इंटू एल इंटू बी नॉट। बी नॉट अगर मैग्नेटिक फील्ड है,
ये जो फोर्स लग रहा है आई इंटू स्मॉल बी इंटू बी नॉट, ये लग रहा है वही आई इंटू एल बी नॉट, और यहाँ आई इंटू स्मॉल बी इंटू बी नॉट। बोलो भाई, किसी एक पे अगर देख लो, इस पे भी देखोगे फोर्स, तो आई इंटू एल इनिशियल फाइनल फोर्स जो होता है आई इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी होता है। तो इसलिए आई इंटू एल इनिशियल फाइनल का वैल्यू, बी का वैल्यू बी नॉट एंड साइन, तो साइन यहाँ पे 90 डिग्री है भाई, क्योंकि डॉट में है फील्ड या क्रॉस में फील्ड, तो 90 डिग्री। तो ये इतने वैल्यू का है, तो जिसका जितना लेंथ इंटू बी नॉट, तो आई एल बी नॉट, आई एल बी नॉट इन दोनों का, इसका आई बी बी नॉट, इसका आई बी बी नॉट। और इस तरह से नेट फोर्स क्या हो गया भाई, तो नेट फोर्स तो यहाँ पे तुम्हें कुछ एंगल का भी चक्कर नहीं, उधर तो एंगल का देखे थे, यहाँ तो कोई एंगल का चक्कर नहीं, ये जितना फोर्स उतना ये अपोजिट में, जितना है उतना ये अपोजिट में, ये माइनस जे कैप तो ये जे कैप में, ये आई कैप में है तो ये माइनस आई कैप में, कैंसिल वैंसिल करा करके सब हो गया जीरो। ठीक है भाई, जीरो हो जाएगा नेट फोर्स। अगर इंडिविजुअल पे निकालना होता तो ऐसे निकाल लेंगे, इंडिविजुअल वायर पे फोर्स, और ये इस तरह से नेट हो गया ज़ीरो। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये तो हो गया जीरो। अगर मैं बोलूँ कि इतना तो ट्रायंगुलर है ना, ये है भाई आर्बिट्ररी है, तो जब आर्बिट्ररी होगा तब भी नेट जीरो होगा। अभी ये सब में निकाल के हम लोग देखें, और अगर मान लो एनी लूप कैसा भी शेप हो, आर्बिट्ररी शेप, कोई भी लूप हो आर्बिट्ररी से ऑफ आर्बिट्ररी शेप, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लास्ट क्लास में जाते जाते ये पॉइंट मैंने क्लियर भी किया था, एट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स विल बी जीरो। कैसे, तो भाई कोई भी आर्बिट्ररी शेप का, कैसे भी, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पेंटागन, हेक्सागोन, कुछ भी हो जाए, ये ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेन में हो, इधर उधर भी हो जाए, कोई इसको मार मुड़ के इधर उधर कर दे, ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके कैसे भी कर दे, क्लोज लूप होना चाहिए, तो ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भाई, क्योंकि नेट फोर्स होता है आई इंटू एल इनिशियल फाइनल, डी, चलो डी एल क्रॉस बी होता है, ये होता है, ये भी छोड़ो, बाहर क्यों निकाले, ये होता है मेन फॉर्मूला आई इंटू डी एल क्रॉस बी। जब मैं ये देखूंगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो चाहे कोई भी शेप हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो बी तो बाहर जाएगा, और जब सिंगल लूप है तो करंट सेम ही रहने हैं, तो करंट तो भाई सेम ही रहने, 2 एम्पेयर हैं तो पूरे लूप में 2 एम्पेयर रहेंगे, सो करंट तो भाई कांस्टेंट है ही, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो भी कांस्टेंट है। इसको भी बाहर निकाला और इसको भी बाहर निकाला, दोनों को बाहर निकाल दिया। और डी एल क्योंकि क्लोज लूप है इसलिए सर्कल डाल लूँगा मैं, क्लोज लूप है तो सर्कल डालूंगा, और आई इंटू सर्कल डालेंगे तो जीरो मिलेगा। डी एल करते गए, डी एल करते हुए वापस आ गए, तो वेक्टर सम इज जीरो, वेक्टर सम इज जीरो। अगर सर्कल भी होता तो डी एल अगर हम लोग इंटीग्रेट करते तो ये मिलता जीरो, लेकिन अगर डी एल ओनली मैग्नीट्यूड को ऐड करते तो मिलता हमें सरकमफ्रेंस। जो एम्पियर्स लूप में यूज़ करते थे तो डी एल तो वैल्यू ऐड करते थे तो 2πr मिल जाता था, लेकिन जब वेक्टोरियली ऐड करोगे तो यू विल गेट जीरो वेक्टर। तो इसलिए ये जीरो और क्रॉस बी करेंगे, और जीरो क्रॉस बी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, इसलिए फोर्स विल बी जीरो ऑफ एनी शेप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा भी शेप हो, करंट कैरिंग लूप होना चाहिए, जीरो नेट फोर्स। ठीक है भाई, यहाँ तक देख लिया था, बोलो यहाँ तक क्लियर है। ये हमने लास्ट क्लास में भी कराया था थोड़ा थोड़ा। अरे बोलते नहीं हो भाई, चिराग क्लियर हुआ? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो पूछ ले। क्लास नहीं करेंगे, क्लास मिस होगा, कवर भी नहीं करेंगे, तो फिर तो आप अपने पैर पे खुद ही मार रहे हैं। कौन बचा सकता है? जो खुद ही बर्बाद होने के लिए अगर कसम खा रखा है तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और जो छोटा सा टॉपिक होता है वो होता है टॉर्क का। तो टॉर्क लिखो, टॉपिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप।
थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन का बैकग्राउंड बताता चलता हूँ भाई, जो छोटे मोटे हैं डेरिवेशन वो तो करा ही देता हूँ, जो लंबे डेरिवेशन हो उसको हम लोग छोड़ करके उसका बैकग्राउंड को जान करके और काम कर सकते हैं। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, तो करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क कितना होगा वो ज़रा देखो, इसका लंबा डेरिवेशन है। तो खैर डेरिवेशन का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया, अब आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने हैं और अप्लाई करने हैं। देखो टॉर्क का क्या होता है, अगर मान लो किसी यूनिफॉर्म फील्ड, कोई भी फील्ड में जहाँ पे करंट कैरिंग लूप को रखा जाए वहाँ पे भी कुछ फील्ड होगा। मान लो हमने करंट कैरिंग लूप एक रखा है ऐसे, ये है भाई करंट कैरिंग लूप। ध्यान देना, अगर ये करंट कैरिंग लूप है, अगर मेनी लूप हो जाए तो उसको कॉइल बोलते हैं, एक ही है तो उसको लूप बोलेंगे, और मेनी लूप हो जाए तो उसको करंट कैरिंग कॉइल बोलेंगे। तो कोई करंट कैरिंग कॉइल भी हो जाए कोई बात नहीं है। तो इस पे अगर हम लोग देखें करंट मान लो पास कराएं, ध्यान से समझना, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था करंट पास कराएं तो I इंटू एल क्रॉस बी करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इधर भी इधर फोर्स लगा, इधर भी ऐसे फोर्स लगा, इधर भी ऐसे फोर्स लगा, नेट फोर्स हो गया था 0। तो वैसे भी कोई भी करंट कैरिंग लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो नेट फोर्स 0, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो बिल्कुल नेट फोर्स 0, क्योंकि ये इधर IL भी लगेगा तो इधर IL भी लगेगा, इधर IA भी लगेगा तो इधर IA भी लगेगा, कैंसिल हो जाएंगे। सो एनी करंट कैरिंग लूप हो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में हो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, देन नेट टॉर्क तो 0, नेट फोर्स तो 0 होगा। ये हम लोग सब समझ चुके हैं कि नेट फोर्स तो भैया 0 होता है, चाहे वो किसी भी शेप का लूप हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, जैसा भी हो, नेट फोर्स तो 0 होता है। टॉर्क की बात है तो जब टॉर्क का कैलकुलेशन करने होते हैं तो ध्यान देना, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन मैच कर रहा है। एक ही लाइन के लॉन्ग एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, फोर्स कैंसिल कर दिए। एक इधर लग रहा है उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे, ये भी फोर्स है, कैंसिल कर दिए। लेकिन थोड़ा सा ये बेंड हो जाए ना, थोड़ा सा बेंड हो जाए, इसको बेंड हो जाए मतलब समझो, मान लो ये है लूप, ऐसे था करंट कैरिंग लूप, तो इस पे इधर फोर्स लगा, 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 कैंसिल्ड। इधर 2 न्यूटन 2 न्यूटन कैंसिल, इधर 10 न्यूटन 10 न्यूटन कैंसिल, नेट फोर्स 0। और इसका रोटेटिंग इफेक्ट भी कुछ नहीं होगा। अभी तो बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम में ऐसा पड़ा रहेगा। अगर मान लो इसको हमने थ्रेड से लटका दें सीलिंग से तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, नेट फोर्स 0। लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया जाए तो देखो इस वाले वर्टिकल वायर पे जिस पे डाउनवर्ड करंट चल रहा था, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा था, अपवर्ड जिसमें करंट था इसमें ऐसे फोर्स लग रहा था। अभी ये देखो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया तो जिसमें डाउनवर्ड करंट जा रहा था उसमें तो ऐसे ही लगेगा, इस वाले पे ऐसे ही लगेगा, क्योंकि अभी भी डाउनवर्ड करंट जा रहा है, अभी भी इसमें अपवर्ड करंट जा रहा है। यही वाला सेम चीज़ अगर मैं ये ऐसे रखा हूँ, फील्ड क्रॉस में है तो टॉर्क नहीं लग रहा, 0 टॉर्क, ये फोर्स कैंसिल, ये फोर्स कैंसिल, और ये टॉर्क भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है बेचारा। इसको थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो ये वाला पे फोर्स ऐसे ही लगेगा, ये वाले पे फोर्स ऐसे ही लगेगा। लेकिन ज़रा टॉप व्यू में देखो, टॉप व्यू में ऊपर से अगर देखें, टॉप व्यू में देखो तो इस पे ऐसे फोर्स जो लग रहा है, पहले तो ऐसे लग रहा था, ऐसे और ऐसे, अब जब ये ऐसे कर दिए तो ये ऐसे फोर्स लग रहा है इस पे ऐसे, मतलब टॉप व्यू में जब देखेंगे इसको हम लोग तो ये वाला हो गया ऐसे। अब इधर वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा था ऐसे, इधर वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा था ऐसे, क्योंकि अब हम लोग घुमा दिए हैं इसको, समझो ऐसे रोटेट करा दिए थोड़ा सा। तो पहले जो ऐसे फोर्स लग रहा था अब ये रोटेट होकर के ऐसे बन गया फ्रेम। ध्यान देना, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर ये बन चुका है, थोड़ा रोटेट कराया थीटा एंगल से मान लो, तो मैं डेरिवेशन डिटेल नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका बैकग्राउंड जरूर बताना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ये वाला फोर्स तो एज इट इज वर्टिकल लग गया, लाइन ऑफ एक्शन मैच कर रहा है, कैंसिल है। लेकिन इस वाले पे जो राइटवर्ड में फोर्स लग रहा था, राइटवर्ड में फोर्स, और इस पे जो लेफ्टवर्ड में फोर्स लग रहा था, इन दोनों में आ जाएगा गैप और उससे बन जाएगा टॉर्क। क्योंकि इस पे देखो, अगर टॉप व्यू में देखें तो इस पे ये वाला वायर है जो इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे ILB,
इससे फोर्स लग रहा है ऐसे ILB, तो इससे क्या होगा, कपल ऑफ फोर्स बनेंगे। कपल ऑफ फोर्स ऐसे ही फोर्स को बोलते हैं भाई जिसमें कि पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन हो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो एक कपल बनेंगे। ये क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, रोटेट कराना चाहेंगे, वापस भाई उसी कंडीशन में लाना चाहेंगे। तो ये जो टॉर्क बनता है उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करते हैं, तो वो आता है N टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द लूप, करंट इन द लूप और एरिया ऑफ द लूप इंटू B इंटू साइन थीटा। ये आता है टॉर्क का वैल्यू। फिर से अगर हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो एक टॉर्क बनेगा। जरा देखना, तुम्हारा आंख समझो ऊपर है, यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं तो तुम्हें ये वाला एक लाइन दिखेगा ऐसे, यहाँ से देख रहे हैं तो एक लाइन दिखेगा, ऐसे फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है और ऐसे ऐसे लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं बना। लेकिन इसको जैसे ही ऐसे करोगे तो ये इधर से फोर्स, ये इधर से फोर्स, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। वही काम हुआ यहाँ पे, ये जो लग गया ऐसे तो ये एक कपल बनाएगा, कपल ऑफ फोर्स, और ये इसको रोटेशनल इफेक्ट यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क का वैल्यू कितना आएगा वो समझो, तो टॉर्क का वैल्यू आएगा NIAB साइन थीटा। कैसे आता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखाऊं तो ये अगर L लेंथ का है तो इधर ILB फोर्स, ये L लेंथ का है तो इधर ILB फोर्स, और ये वाला मान लो A लेंथ का है, A लेंथ का, ये भी A, ये भी A, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल, ऊपर वाला साइड A है और ये जो लेंथ वर्टिकल है वो L लेंथ का है। तो ILB फोर्स लगा, पहले क्या होता था, ये ऐसे था, ध्यान देना, इस पे ILB लगा, इस पे ILB लगा, इस पे IAB लगा और इस पे भी IAB लगा, कैंसिल किया हुआ था, क्रॉस में था मैग्नेटिक फील्ड। सारे लोग समझे। अब थोड़ा इसको टिल्ट किया हमने तो ये वाला हॉरिजॉन्टल अब लाइन ऑफ एक्शन मैच नहीं करेगा। देखो ये ऑरेंज वाला जो बन गया अब लाइन ऑफ एक्शन मैच नहीं करेगा। ग्रीन वाला जब तक था इस तरह से, ग्रीन वाले का मतलब है बिल्कुल ऐसे, तो इसमें मैचिंग कर रहा था लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन अभी ऐसे हो गया जब, तो ये इधर ही लगता रहेगा, ये इधर ही लगता रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड में करंट था, वो अब भी करंट है डाउनवर्ड में, इसलिए हॉरिजॉन्टल में लग रहा था राइटवर्ड तो राइटवर्ड अब भी लगेगा, लेफ्टवर्ड लग रहा था लेफ्टवर्ड अब भी लगेगा। और इस तरह से एक इस पे लाइन ऑफ एक्शन जो है अब मैचिंग नहीं रहा और इससे बन गया एक कपल ऑफ फोर्स। तो कपल ऑफ फोर्स का टॉर्क क्या होता है तो तुमने पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी कि टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल ऑफ फोर्स में किसी एक फोर्स का वैल्यू, ये F है ये भी F है, वैल्यू में इक्वल एंड अपोजिट, तो किसी एक वैल्यू ऑफ फोर्स, तो भाई वैल्यू ऑफ फोर्स कितना था ILB, मैंने लिख दिया ILB, ठीक है भैया ये फोर्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला है A, ये वाला लेंथ कितना था, ये A था, ये वाला लेंथ A था, और ये थीटा एंगल बनाया है पहले वाले ओरिएंटेशन से, थीटा एंगल बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिखेंगे A साइन थीटा, ये वाला जो है ना वो है A साइन थीटा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा क्या भाई, तो A साइन थीटा, ध्यान देना ये आ गया A साइन थीटा। फोर्स का वैल्यू ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन थीटा, तो ये हो गया ILB A साइन थीटा। ये हो गया एक लूप में फोर्स, ये एक लूप में टॉर्क, ये मिला टॉर्क ऑन वन लूप। एक ही लूप की तो बात की है, लेकिन अगर ये पूरा कॉइल जिसमें n टर्न है, पूरा कॉइल जिसमें n टर्न है भाई, तो एक लूप में इतना टॉर्क, तो ऐसा मान लो एक और लूप है उसमें भी उतना टॉर्क लगेगा, एक और लूप है उसमें भी टॉर्क लगेगा, तो क्या होगा n से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे सब में, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लूप मान लो यहाँ पे 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो NILB A साइन थीटा, ये बना पूरा टॉर्क। ये कहाँ से आया, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में गया, ये मिला, तो NI और ये L इंटू B को लिखूंगा मैं एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल जो A है वो होगा L इंटू B, लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू B नहीं L इंटू A, क्योंकि यहाँ A था ना साइड,
ये वाला साइड A है, इधर वाला साइड L है, तो L इंटू एरिया ये लिखा। तो L इंटू एरिया, L इंटू A इसको लिखेंगे हम लोग। तो I L इंटू A को एक साथ लिख देते हैं, इंटू B लिख देते हैं, इंटू साइन थीटा लिखेंगे, तो ये हो गया N I, और इसको लिखेंगे एरिया ऑफ द लूप इंटू B इंटू साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। ये बनता है टॉर्क, क्योंकि जैसे ये टिल्ट करोगे थीटा एंगल से लाइन ऑफ एक्शन मैच नहीं करेगा और एक कपल ऑफ फोर्स बनेगा और वो रोटेशनल इफेक्ट लाएगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखते थे QE फोर्स, तो कितना टॉर्क भाई, तो QE फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वैसे ये F फोर्स ILB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A साइन थीटा, और इससे मिल गया ये। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो NIAB साइन थीटा जो मिला, आपको रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि आपको अब ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो भाई रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस कहाँ से आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिविजुअल फोर्स देखा। फोर्स जब वो वायर्स पे देखते हैं और जब इसको टिल्ट किया थीटा एंगल से, तो ये इतना एंगल बन रहा है, और ये NIA को हम लोग एक न्यू वेक्टर नाम देते हैं, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप। NIA को मैग्नेटिक मोमेंट, और B और साइन थीटा, जैसे P साइन थीटा होता था, यहाँ पे MB साइन थीटा होगा, और इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे M क्रॉस B। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज M क्रॉस B, वेयर M जो कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप होता है, वो होता है नंबर ऑफ टर्न इन द लूप, करंट इन द लूप एंड एरिया ऑफ द लूप। यहाँ पे एरिया पे हम लोग वेक्टर डालते हैं। मैंने बताया था कि एरिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग फिजिक्स में डील करते हैं फ्लक्स और मैग्नेटिक मोमेंट कॉन्सेप्ट को समझने समझाने के लिए एरिया को वेक्टर समझते हैं, इसलिए यहाँ पे करंट पे नहीं डालेंगे, नंबर ऑफ लूप पे नहीं डालेंगे वेक्टर, एरिया पे डालेंगे। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका डायरेक्शन के बारे में अब अलग से बताऊंगा। अभी फिलहाल ये है कि टॉर्क ऑन एनी करंट कैरिंग लूप और कॉइल, तो भाई लूप होगा तो एक लूप, कॉइल है तो मैनी लूप, n से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने दिखाया, पहले भी रिकॉल कराया कि जब भी ट्रायंगुलर हो या रेक्टेंगुलर हो तो नेट फोर्स तो ज़रूर जीरो होता है, बट नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होता। टॉर्क कितना होता है तो मैंने थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करा करके देखा, तो डेराइव करने को आता था, तो ऐसे डेराइव करते थे हम लोग। लेकिन इसमें और भी डायग्राम में हम लोग क्लैरिटी लाते हैं जब डेरिवेशन पूरा करना होता। फिलहाल डेराइव करने का ये इधर से हम लोगों ने दिखा दिया कि कपल ऑफ फोर्स बनेगा, और कपल ऑफ फोर्स से हम लोग टॉर्क निकालेंगे। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट को एक वेक्टर हम लोगों ने बनाया, वो है NIA। वो एरिया क्या है ज़रा समझा जाए। मैग्नेटिक मोमेंट का किधर डायरेक्शन होगा, जिधर एरिया का डायरेक्शन, ये एरिया का डायरेक्शन किधर होगा वो ज़रा समझा जाए। तो कभी भी अगर मान लो ये लूप है, करंट चल रहा हो ऐसे, तो तुम्हारा राइट हैंड का कर्ल फिंगर करंट के सेंस में घुमाओ, थंब बताएगा एरिया या मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड से घुमाया ऐसे, तो क्रॉस में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इस डायरेक्शन को बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, या फिर बोले एरिया डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऐसे है इसलिए ये है। अगर मान लो करंट ऐसे हो, एक सर्कुलर लूप हो, करंट ऐसे हो, इधर ऐसे जा रहा हो, मीन्स तुम्हारे सामने वाले में अपवर्ड जा रहा हो, दूर वाले में डाउनवर्ड जा रहा हो। करंट ऐसे हो, दूर वाले में डाउनवर्ड, पास वाले में अपवर्ड, तो कर्ड फिंगर घुमाएंगे और ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ये है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। इस तरह से दिखाओगे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। किसको समझाएं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए मैंने बताया कि जो भी करंट का डायरेक्शन है, ध्यान देना, जो भी करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन में
राइट हैंड का कर्ल्ड फिंगर घुमाओ, थंब बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये देखा हमने करंट ऐसे चल रहा भाई क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अपने कर्ल्ड फिंगर को घुमाओ, ऐसे देखो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया क्रॉस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर मान लो हमारा करंट ऐसे चल रहा होता, मान लो सर्कुलर लूप ही हो, कोई भी लूप हो, शेप से कोई मतलब नहीं है, ना तो टॉर्क को मतलब है ना नेट फोर्स को मतलब है। ऐसे अगर है तो तुम्हारा ऐसे कर्ल फिंगर घुमाएंगे, ये वाला हमारा डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा। कितना होगा भाई? तो नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, करंट इन द कॉइल एंड एरिया, तो एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा डॉट डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन में दिखा दिया। यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला देखो, ये जो मैं क्या बता रहा था वो देखो कि अगर मान लो हमने लूप को ऐसे रखा है, ये सर्कुलर लूप है, मान लो हमने रखा, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और इधर मान लो जेड एक्सिस है। वाई जेड प्लेन में ये है, वाई जेड प्लेन में है। मान लो फ्रंट में तुम्हारा अपवर्ड जा रहा है करंट और बैक वाले में डाउनवर्ड जा रहा है करंट, तो तुम बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि NIA, एरिया का डायरेक्शन इसका किधर होगा? तो कर्ल फिंगर करंट के सेंस में घुमाना है, तो भाई देख रहे हो पास वाले, डार्क लाइन मतलब पास वाला जो पूरा दिखता है, तो डार्क लाइन मतलब पास वाले में ऊपर जा रहा है, दूर वाले में नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ऐसे है लूप, करंट कैरिंग लूप इस तरह का है भाई। जब इस तरह का करंट कैरिंग लूप है, ध्यान देना, इस तरह का फ्रंट वाले में अपवर्ड और दूर वाले में डाउनवर्ड, तो ऐसे करंट कैरिंग लूप, तो ये है थंब इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, तो ये है डायरेक्शन भाई। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इधर एक्स एक्सिस है इधर, तो इसको मैं बोल दूंगा मैग्नेटिक मोमेंट इज NIA, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर, और किधर है ये? माइनस आई कैप में है, ये जो दिख रहा है इस हिसाब से माइनस आई कैप में है। सो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया तुम्हारा NI पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप में, ये मिल गया मैग्नेटिक मोमेंट। 3 डायमेंशनल सोचना है, 3 डायमेंशनल काम करने हैं। बोलो समझ में आया? मैग्नेटिक मोमेंट NIA ये समझना है, नंबर 1 फॉर्मूला। और नंबर 2 फॉर्मूला क्या भाई? तो नंबर 1 फॉर्मूला ये हो गया। नंबर 2 फॉर्मूला है टॉर्क ऑन एनी करंट कैरिंग लूप इज M क्रॉस B। M क्रॉस B टॉर्क होगा और NIA हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा किसी भी करंट कैरिंग लूप का। एरिया ऑफ द लूप, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है तो LB और स्क्वायर है तो A स्क्वायर, जो भी होगा। एरिया ऑफ द लूप, A इज एरिया ऑफ लूप और कॉइल, N है टोटल नंबर ऑफ टर्न, याद रखना भाई ये सब, ये टोटल टर्न इन द कॉइल, टोटल टर्न्स इन द कॉइल। B तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, I करंट है ही, तो NIA। ये 2 फॉर्मूला मैंने अभी आज के डिस्कशन में बताया कि कोई भी करंट कैरिंग लूप को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ये मिलेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो जहाँ लूप रखा हुआ वहाँ का फील्ड, जहाँ लूप रखा हुआ वहाँ का फील्ड। अब कहीं और हमारा कुछ और हो जाए फील्ड, उससे मैं क्या मतलब है भाई? ओवरऑल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बट जहाँ पे लूप रखे हैं वहाँ का फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टॉर्क मिलेगा। अच्छा भाई, यहाँ तक अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ाऊँ, बोलो। मैंने क्या बताया कि नेट फोर्स 0 होता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप में नेट फोर्स 0 होगा। एनी करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स। कैसे? ऐसे भी, और तुम चाहो तो ट्रायंगुलर देख करके कैलकुलेट करके निकाल लो, रेक्टेंगुलर देख करके कैलकुलेट करके निकाल लो।
आउटवर्ड होगा तो सब में आउटवर्ड ही होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इनवर्ड होंगे तो सब में इनवर्ड ही होंगे, कैंसिल करेंगे। डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, उस हिसाब से आउटवर्ड या इनवर्ड। एक पे निकाल दिया तो बाकी सब पे। इस पे भी होगा तो सब पे इनवर्ड हो तो ऐसे, या तो सब पे आउटवर्ड होगा तो ऐसे। चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या पेंटागन हो, या हेक्सागोन। अगर हेक्सागोन भी ले लोगे, और इसमें भी जब करंट हम लोग पास कराएंगे, क्रॉस में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो I इंटू एक में देखा L इधर है, B इधर है, L क्रॉस B ऐसे लग गया तो इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और इस तरह से इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, नेट जीरो हो जाना है। आर्बिट्ररी शेप का हो जाए तब भी नेट जीरो हो जाएंगे, और इस बात को प्रूव कर रहा है। देखो ये शेप चाहे कुछ भी हो, DL करके वापस तो आना है वहाँ, तो जीरो हो जाएगा। I सब में एक ही है, इसलिए I तो बाहर चला जाएगा, I इंटीग्रेशन के बाहर, B इंटीग्रेशन के बाहर, DL वापस आ गए वहीं पे, तो जीरो, जीरो क्रॉस B जीरो। सो नेट फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग लूप वट एवर बी द शेप विल बी जीरो इफ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तभी जीरो नहीं होगा जब इधर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो गया, इधर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो गया, और उस कंडीशन में यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगने लग गया। देखो यहाँ पे ऐसा जब हो जाए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स ILB1 लग रहा है, ILB1, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है ILB2। I वही था, L वही था, बट यहाँ पे फील्ड चेंज हो गया, B2 हो गया। तो ये ज़्यादा फोर्स, ये कम फोर्स, तो नेट फोर्स लग जाएगा, इधर भागने लग जाएगा, एक्सेलरेट होने लग जाएगा लूप। लेकिन ये जनरली आपको आता नहीं है ऐसा, आपको आता है यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। नॉन यूनिफॉर्म में अगर आता भी है तो बस ये बताने को आता है कि किधर होगा नेट फोर्स, तो किधर होगा नेट फोर्स तो निकाल सकते हैं भाई। यहाँ ज़्यादा है तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस पे कम फोर्स लगेगा। डायरेक्शन देखोगे कि आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। एक बार ये पता लग गया ये ज़्यादा है तो इसी की तरफ नेट हो जाएगा। मतलब ये है, अभी यूनिफॉर्म फील्ड में कंसीडर करो, नॉन यूनिफॉर्म को छोड़ दो। तो यूनिफॉर्म फील्ड, एनी लूप कैरिंग सम करंट विल एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स। तो यहाँ पे भी जो ग्रीन वाला पोजीशन में रखा हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल में इजी होता है विजुअलाइजेशन समझना, इसलिए इसी के बेसिस पे हम लोग टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो रेक्टेंगुलर लूप लिया, देखा हमने ग्रीन वाला पोजीशन में, नेट फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। नेट फोर्स तो जीरो होना ही होना है, टॉर्क भी जीरो। क्यों टॉर्क जीरो हुआ? क्योंकि ये वाला दोनों का लाइन ऑफ एक्शन मैच हुआ और फोर्स का वैल्यू भी इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, ऐसे राइट वर्ड एक पे लेफ्ट वर्ड, कैंसिल हो गया। लेकिन जैसे इसको टिल्ट किया ऐसे, तो ये वाला जो वर्टिकली डाउनवर्ड था करंट अभी भी डाउनवर्ड है, इसमें अप था अभी भी करंट अपवर्ड है, इसलिए इसमें राइटवर्ड फोर्स लगा था तो अभी भी राइटवर्ड ही लगेगा। और जब ऐसे हो गया ये टॉप वाला, तभी भी राइटवर्ड लगे, इस पर लेफ्टवर्ड लगे, तो ये तो बन जाएगा एक टॉर्क, ये इसको रोटेट कराएगा। तो ये रोटेट करा करके कॉइल को फिर से ऐसे वाले पोजीशन में लाना चाहेगा। तो ये टॉर्क बनेगा कितना? तो हमने देखा भाई कि इन दोनों से तो टॉर्क नहीं होना, ये तो इक्वल एंड अपोजिट ही है, लेकिन इस पे इसका लाइन ऑफ एक्शन मैच नहीं करेगा, नहीं मैच करेगा तो टॉर्क बनेगा। टॉर्क कितना? तो कपल ऑफ फोर्स है भाई, एनी वन फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैल्यू रखा हम लोगों ने, निकला ये जो निकला कैसे निकला? ILB फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने देखा भाई कि टॉर्क का एक्सप्रेशन ये आया। इसी को हम लोगों ने टॉर्क को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आया, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आता था टॉर्क, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आता था P क्रॉस E, जिसको कि ये इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बदले में देख रहे हो यहाँ E के बदले में B तो आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है, लेकिन P के बदले में इतना बड़ा आ रहा है, तो इसका एक नया नाम रखा गया, इसी का एनालॉगी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको बना दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट B साइन थीटा M क्रॉस B, M का वैल्यू मिल गया हमें NIA, तो एक फॉर्मूला मिला NIA, और टॉर्क मिला M क्रॉस B। कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? तो नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, करंट इन द कॉइल, एरिया ऑफ द लूप। इसका मैंने एग्जाम्पल दिखाया एरिया ऑफ द लूप में कि भैया डायरेक्शन होगा हमारा राइट हैंड, घुमाएंगे करंट के डायरेक्शन में, थंब बताएगा ऐसे चल रहा है, ऐसे घुमाओ, ये है क्रॉस में। इसमें देखो, इसमें देखा हम लोगों ने ऐसे चला, ये है। अगर मान लो कोई दूसरा कॉइल ले लें भाई,
मान लो ये है कॉइल, ऐसे चल रहा है, और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बताओ। ए साइड का मान लो हमारा ये है ट्रायंगुलर लूप, तो बताओ भाई मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आई जे के में बताना है वैल्यू के साथ। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट है एन आई ए, आई करंट, मान लो कुछ भी वैल्यू दे दिया जाए, ए का भी वैल्यू दे दिया जाता है, तो फिलहाल नहीं वैल्यू है, सिंबॉलिक ही करेंगे। तो एन आई, एरिया कितना भाई, तो हाफ इंटू बेस ए इंटू इसका हाइट, हाइट कितना, अरे हाइट कितना, ऐसे ही होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/2, ये होता है ना, ये वाला वैल्यू तो हो जाएगा √3/2 है ना, 3a² माइनस a² 3/2, यस √3/2 है ये। तो ये हो गया एन आई और एरिया हो गया √3/4a², हाफ इंटू बेस ए इंटू ये हाइट √3/2 है। बोलो ठीक है, ये हाइट तो ठीक है ना भाई, ये तो ज्योमेट्री तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये h है तो h होता है √a² माइनस a/2², तो a²/4 हुआ, यानी कि 3/4, यानी कि √3/2a, h का वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 रखेंगे और ये मिल गया हमें √3/4a²। यही होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये बन गया, और किस डायरेक्शन में, ये तो वैल्यू मिल गया। चलो भाई डायरेक्शन के साथ लिखना है तुम्हें, तो ये लिखेंगे √3/4 NIA², किस डायरेक्शन में, तो ऐसे है करंट, तो ये है डायरेक्शन मीन्स z डायरेक्शन में, मीन्स क्या लिख देंगे, k कैप। ये हो गया भैया मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। और कोई दे दे कि चलो भाई ये है करंट कैरिंग लूप, और ये प्लेस किया हमने दिस ट्रायंगुलर लूप या कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मान लो दे दिया जाए B0 I + J, ऐसा लिख सकते हैं ना, V0 इंटू वेक्टर फॉर्म में लिख दिया I + J। फाइंड टॉर्क ऑन द लूप। बोलो ये हो गया अगर क्वेश्चन, तो पहले स्टेप में तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने होंगे, दूसरे स्टेप में तुम्हें अब टॉर्क निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट अब निकाल लिया, अब टॉर्क निकालो। तो टॉर्क होगा m × b, m हम लोग वेक्टर फॉर्म में निकाल चुके हैं, कितना भाई, तो √3/4 NIA² k कैप, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेने होंगे किसके साथ भाई, तो m × b होता है, तो m × b, b का वैल्यू है B0 I कैप प्लस B0 J कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो भाई। तो यहाँ k कैप है, इसके साथ करेंगे तो √3/4 और NIA² इंटू B0, और k × I क्या होता है, -j, k × I क्या होता है, IJK, k × I होता है j, k × I तो j होता है भाई, k × I j, और फिर प्लस ये आ गया अगेन √3/2 NIA² B0, और ये हो गया k × j, तो k × j, j × k तो I होता है, k × j -I कैप हो जाएगा, -I कैप। तो ये वाला वैल्यू मिल गया, मीन्स √3/4 तो भाई कॉमन है, और NIA² भी कॉमन ही है, इसलिए इसको पहले से ही कॉमन रख सकते थे। यहाँ पे हो गया J -I कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ये हमारा टॉर्क है, काम हो गया खत्म। बोलो ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा।
बताओ भाई पहलवानों, तरुण समझ में आया? अरे ऐसे मरे हुए आवाज़ में बोलते हुए, भाई नहीं समझ में आया तो बोल दे भाई, रोशन बोल दे भाई। अरे पूरा समझ के ही जाएंगे भाई, पैसे देते हो, फ़ी देते हो, उसको वसूल तो करो। बोलो भाई पहलवानों, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। देख लो, ध्यान लगा लो भाई, थोड़ा देखो क्या दिक्कत आ रही है वो भी समझो। बोलो भाई, ठीक है आदित्य? सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकाली? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है, मैंने बताया कि ये जो अपना राइट हैंड ना बहुत काम का है, चैप्टर 4-5 में। ये राइट हैंड का कर्ल फिंगर, मान लो यहाँ दिखाता हूँ, देखो राइट हैंड का जो कर्ल फिंगर है वो हमारा करंट का सेंस बताएगा। अगर कर्ल फिंगर के डायरेक्शन में तुम बनाओगे कि भाई कर्ल फिंगर हमने दिखाया ऐसे, तो जो थंब होगा ना वो बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ, ये है करंट का डायरेक्शन, तो ये बताएगा तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। कर्ल फिंगर ये ऐसे करके, मैं तो कलाकार तो हूँ नहीं, ऐसे थंब दिखा रहा हूँ और इधर जो ये कर्ल फिंगर दिखाया, तो कर्ल फिंगर अगर हमारा करंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हो, ऐसे कर्ल फिंगर के डायरेक्शन में अगर करंट है तो थंब बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब ये लूप है, ऐसे मान लो सर्कुलर लूप ऐसे है, करंट तो ऐसे भी हो सकता है भाई, इस तरह का हो सकता है। इस तरह का होने का मतलब है कि डॉट वाले में राइटवर्ड मान लो जा रहा हो और डार्क वाले में मान लो लेफ्टवर्ड जा रहा हो। अगर ऐसे है तो क्या करेंगे भाई, इसके डायरेक्शन में घुमाएंगे कर्ल फिंगर राइट हैंड का, ये ऐसे घुमाएंगे तो पाएंगे कि इधर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ रहा है। क्योंकि कर्ल फिंगर तुम ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो भाई कर्ल फिंगर, तो तुम्हारा थंब कैसा आएगा, तो थंब तो भाई इधर आएगा, ऐसे अगर घुमा रहे हैं थंब का डायरेक्शन इधर आएगा। तो समझ गए, सिंपल सी बात है। ये है करंट, तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट डॉट में, इतना ही से तुम्हें पता लग जाना चाहिए। ये है करंट, तो ऐसे है करंट, तो ये है क्रॉस में मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे है डॉट में मैग्नेट, जिधर फील्ड प्रोड्यूस करता है ना वही है, समझो। देखो भाई ऐसे करंट कैरिंग लूप होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करता है, ऐसे, तो यही है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। यहाँ पे अगर ऐसे करंट है तो इस डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करता है सेंटर पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी उधर ही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं समझ में आया फिर बोलो, बोलो भाई क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, 90% समझ गए तो चुपचाप से बैठे हैं, ठीक है 90% समझ गए ना, बहुत अच्छा। कोई 70% समझ के, हाँ भाई 70% समझ गए, बहुत अच्छा। सुना है फिजिक्स में कम ही समझ में आता है, 70% मैं तो समझ गया, अरे बहुत अच्छा। अरे भैया जो 30% नहीं समझा या 10% जो नहीं समझा, वो तुम्हारा जो है ना वो दीमक की तरह तुम्हारा फिजिक्स को खोखला कर देगा और शहीद हो जाओगे एक दिन फिजिक्स में फिर। इसलिए जो आप समझ गए उसका तो टेंशन नहीं लेना, जो नहीं समझे उसका टेंशन लो। अब पैसे दियो भाई गिन के, तो वो तो वसूल करना है कि नहीं, करना ही चाहिए, उससे डबल लेना चाहिए। ज़माना यही है भाई, पैसे दो उसका डबल लो कम से कम। तो भाई जो भी 2%, मेरे कहने का मतलब है तुम 2% भी नहीं समझे हो
तो वो 2% बताओ मुझे, वो मैं समझाऊंगा। अब बताओगे ही नहीं तो क्या करूँगा। ये समझ में आया जिसने पूछा था? अभी यहाँ ट्रायंगुलर में ऐसे चल रहा है, तो ये है हमारा, तो ये है, तो क्या है भाई, एक्स एक्सिस से उधर वाई एक्सिस, तो इधर जेड एक्सिस है ना, मतलब डॉट में आ रहा है ना ये वाला, तो डॉट में मतलब जेड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने के कैप लगा दिया। वैल्यू तो ये आया NIA और के कैप लगा दिया। समझ गए ना जिसने डाउट पूछा था? बोलो भाई, समझ गए? नहीं समझे हो तो बताओ, 2% नहीं समझो वो बताओ। बोलता ही नहीं है कोई, तो कुछ क्या करेंगे बताओ, मैं भी क्या करूँगा। अतुल बोल भाई, समझ में आया पूरा? भुवनेश अरे पूरा समझ में आया? रिया पूरा समझ में आया कि नहीं? मुझे नहीं चाहिए कंप्रोमाइज़। 1% 2% नहीं समझे तुम वही बताओ, क्या नहीं समझे? आगे सर पूरा। तान्या यस सर। क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। पहले ज़माने में होता था कि भाई नवंबर तक सिलेबस करना है, दिसंबर में प्री बोर्ड, नवंबर में ही प्री बोर्ड होता था, तो हम लोग 10 नवंबर तक सिलेबस फिनिश कर देते थे, पूरा फुल सिलेबस। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो तुम्हारा 1 महीना 1.5 महीना पहले सिलेबस फिनिश होगा, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना MCQ खूब। और एंट्रेंस वालों को एंट्रेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा। 1-1.5 महीना एंट्रेंस वालों को पहले सिलेबस ख़त्म करके और प्रैक्टिस ही कराएंगे। प्रीवियस ईयर JEE नीट के क्वेश्चन एंट्रेंस वाले जो भी उनको कराएंगे, बाकी जो CBSE वाले हैं वो भी अपने लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे अपना। MCQ करना ही है सबको, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो तुम्हारा सितंबर में सिलेबस ख़त्म, बुक 1 का तो ख़त्म करना है। बुक 1 में तो सोचो कि बुक 2 हटा ही दिया गया, अभी बुक 1 पे ही सारे लोग टारगेट कर रहे हैं। करो भाई। तो इसलिए भी कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आप पूरा का पूरा समझ के चलो। सिर्फ एक ही काम होगा, पूरा समझ लें अच्छे से और उसके बाद रिवीजन करते चलें। मैंने बोला था कि एक टेस्ट भी लूँगा भाई, एक टेस्ट लेना है इस बार। जो हमने होमवर्क भेजा है चैप्टर 3-2 का और ये चैप्टर 4 का, यही 2-3 दिन बाद टेस्ट ले रहा हूँ। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज तक चैप्टर 4 में और चैप्टर 3 और चैप्टर 2 रिवाइज कर लो, क्योंकि चैलेंज इस बात की भी है भाई कि आप रिवाइज करते चलो। ये नहीं कि आगे चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और 1 गायब हो रहा है, 5 पढ़ेंगे तो 2 गायब हो रहा है और 6 पढ़ेंगे तो 3 गायब हो रहा है। ये अगर काम करेंगे तो फिर फंस जाएंगे आप। इसलिए आपको इनको रिटेन भी करने हैं और आगे ऐड ऑन भी करने हैं, ठीक है? ये ज़रूरी है, इसलिए कम्युलेटिव टेस्ट होना ज़रूरी है और आपको सीरियसली प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। तो मैंने बताया टॉर्क M क्रॉस B होता है, इसलिए सबसे पहले जो लूप दिया है उसका हमने निकाला मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए और फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों ने एरिया को वेक्टर समझा था। तो वहाँ तो एरिया को वेक्टर समझने का था भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल देखो, आउटवर्ड नॉर्मल लो। लेकिन यहाँ करंट कैरिंग लूप में ऐसा कुछ नहीं होता। करंट कैरिंग लूप में आप करंट के डायरेक्शन से एरिया डिसाइड करते हैं। करंट इसमें ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है करंट, तो ये है एरिया क्रॉस में, और यही उल्टा हो जाए तो ये है डॉट में एरिया। हॉरिजॉन्टल में अगर ऐसे चल रहा है करंट तो हमारा अपवर्ड है, और हॉरिजॉन्टल में अगर चेंज हो गया भाई, ऐसे चल रहा है, ऐसे डॉट वाले में हमारा ऐसे, और ये डार्क वाला है ये ऐसे, तो हम लोग समझेंगे कि ये ऐसे करंट चल रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड में आएगा, तो यहाँ इस डायरेक्शन में हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। बोलो ठीक है? अच्छा बताओ भाई, एक क्वेश्चन ही दे देते हैं, तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। एक है फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, जल्दी से कॉपी में बनाओ। ये है यूनिफॉर्म फील्ड, B = 4i कैप + 3j कैप।
ठीक है भाई, 4i कैप प्लस 3j कैप दिखा दिया। और ये एक्स एक्सिस है भाई, ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन लिखो, ए सोलेनॉइड इज प्लेस्ड, सोलेनॉइड छोड़ो, सोलेनॉइड क्या, मैं करंट करेंगे, लूप कॉइल दे देता हूँ। एक करंट कॉइल with its axis on x axis, कॉइल का जो एक्सिस है वो x axis पे है, is placed at 500 observer C anti-clockwise current in the coil, in the rectangular coil of side 2 centimeter cross 3 centimeter। बस अब फाइंड करने हैं मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क ऑन दिस कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। चलो भाई निकालो जल्दी से, जल्दी निकाल लिया जाए, इसको ट्राई किया जाए। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, अपने आप मिल जाएगा टॉर्क। क्योंकि आज का जो हम लोग मेन बात देखे हैं कि आज हम लोगों ने सीखा कि टॉर्क होता है m क्रॉस b, और इसके लिए चाहिए हमें m, और m होता है NIA। तो ये जल्दी से निकालो। तो इसको ज़रा 3 डायमेंशनली सोचो भाई और करो काम। देखो जो कॉइल रखा गया है उसका एक्सिस, करंट कॉइल विद इट्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। कॉइल का एक्सिस, कॉइल का एक एक्सिस होता है भाई, सर्कुलर कॉइल है तो एक्सिस है, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो भी एक्सिस है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो रखा है जिसका एक्सिस जो है इस तरह से है, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरह से समझो, ये दे दिया गया। इस तरह से रखा हुआ है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस कॉइल का, वो मैग्नेटिक मोमेंट चाहे तो राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, चाहे m1 का डायरेक्शन हो या m2 का डायरेक्शन हो, क्योंकि इसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो भाई चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मीन्स ये वाला वाइजेड प्लेन में है, ये जो कॉइल है वो वाइजेड प्लेन में रखा हुआ है, तभी तो वाइजेड प्लेन में रहेगा कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन वाइजेड प्लेन, तभी इसका एक्सिस एक्स एक्सिस पे आएगा। तो इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, चाहे राइटवर्ड है चाहे लेफ्टवर्ड है वो नहीं पता, वो करंट के डायरेक्शन से पता लगेगा। तो
यहाँ दिखाओ रखा हुआ है 500 पे, मतलब ये है ओरिजिन, तो ये 500 पे, ये वाला है 500 पॉइंट 500, मतलब एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0, जेड एक्सिस पे 0, मतलब इसका सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे। ये इसका मीनिंग हुआ। एक्स एक्सिस पे इसका एक्सिस है। ऑब्जर्वर सी एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ऑब्जर्वर जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, ऑब्जर्वर एट ऑरिजिन। हाँ, ऑब्जर्वर एट ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन पे एक ऑब्जर्वर है, वो क्या देख रहा है भाई, तो वो देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। अच्छा भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ पे ऑरिजिन पे खड़ा हूँ और इसको देख रहा हूँ, इस कॉइल को देख रहा हूँ, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि मैं इधर से ऑब्जर्वर हूँ और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है यहाँ, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है वाई जेड प्लेन, इसी में है ये कॉइल। देखो मैं कॉइल ही रखा हूँ, ये ओरिजिन पे मैं खुद हूँ और ये 5 पे रखा हूँ हमने। तो इसका करंट मैं ऐसे अगर देखूँ, ऐसे अगर करंट हो तो ये डायरेक्शन, ऐसे करंट हो तो ये डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट का। तो बोला है कि ऑब्जर्वर जो ओरिजिन पे है वो देख रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं देख रहा हूँ इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट। तुम भी देखो भाई, तुम भी अपने आप को इधर इमेजिन करो, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट। एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब ऐसे, तो ये है, ऐसे तो ये है। इसका मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। भाई ये चैप्टर 4 और 5 डिसाइड कर देता है कौन 90 क्रॉस करेगा। इसलिए बड़े आराम से समझिए, लीड लेने वाला ये चैप्टर है। बहुत सारे लोग डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कोई जल्दी नहीं मचा रहा आपको सिलेबस फिनिश करने का। आप आराम आराम से समझें, हर बात को समझें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑरिजिन पे ऑब्जर्वर था, उसने देखा एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसे ऐसे 100 टर्न है और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। तो भैया एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब अपनी तरफ, इसके परपेंडिकुलर चलेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, तो इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक मोमेंट। m2 ही है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। और ये वैल्यू कितना होगा, तो ni एरिया। इट मीन्स ये जो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा मिला उसका वैल्यू अगर बात करें तो n है 100। करंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, करंट का वैल्यू भी दिया हुआ होना चाहिए था। एंटी क्लॉकवाइज 10 एम्पियर करंट। अब देखो भाई, मैंने खुद क्वेश्चन अभी बनाए हैं, ऐसे बनाए क्या है मतलब अभी लिख दिया बस ऐसे ही, तो इसलिए छूट गया ये। करंट इतना है, तो करंट का वैल्यू दे देंगे भाई 10 एम्पियर। ni एरिया कितना, तो एरिया तो दिया था हमने 2, लेंथ और विड्थ दिया हुआ तो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है इसलिए इसका एक लूप का एरिया जो बनेगा एक लूप का वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 और सेंटीमीटर मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल गया 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो SI में जब है तो उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो ये एरिया जो हो गया तुम्हारा, वो एरिया को लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। NI एम्पियर SI में था और ये नंबर ऑफ लूप है ये SI में। तो ये हो गया, और किस डायरेक्शन में है, -i कैप में, तो यहाँ पे -i कैप भी लिख दे रहा हूँ, इसको अलग समझो। और ये हो गया फाइनली तुम्हारा 6 इंटू 30, तो 6 इंटू -1 ये हो गया, और -i कैप ये मिल गया, -6 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज -0.6 i कैप। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम लोग यूनिट की बात करें कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो भाई NIA है, करंट होता है एम्पियर,
और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ये तो नंबर ऑफ टर्न है भाई, 100 200, उससे तो यूनिट डिसाइड नहीं होगा। तो ये इतना है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो गया -0.6 I कैप। क्या इसमें किसी को डाउट है? बोलो भाई। ये तो एरिया ऑफ वन लूप हो गया, एरिया ऑफ वन लूप। बोलो क्लियर है यहां तक? एक लूप का एरिया यही है, तो वही हमने रख दिया और n से मल्टीप्लाई किया ही है। ये वैल्यू आ गया हमारा 0.6 -I कैप। बोलो यहां तक क्लियर है? तभी तो आगे बढ़े। यस सर। तो अब देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट है, ये हम लोगों ने निकाल के रखा ही है। तो चलो भाई ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट देख लिया जाए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो गया, वो तो उधर निकाल रखा है। टॉर्क का वैल्यू देखने हैं, तो टॉर्क का वैल्यू अब सीधा लिखा जाए। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट -0.6 I कैप। SI में है भैया, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था 4 I कैप प्लस 3J कैप। ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये वाला हो गया भाई, तो -0.6 × 4, 0.6 × 4 कर देना। और I क्रॉस I तो वैसे ही 0 हो जाता है, I क्रॉस I तो 0 हो जाता है, इसलिए उसको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। I क्रॉस I तो 0 हो जाता है, बस I क्रॉस J लेने की ज़रूरत है। तो -0.6 मल्टीप्लाइड बाई ये 3, ये हो गया स्केलर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। और I क्रॉस J होता है K कैप, इसलिए टॉर्क हो गया 0.6 × 3 -1.8 K कैप न्यूटन मीटर। टॉर्क तो होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, सबको पता है। तो ये बन गया तुम्हारा टॉर्क। टॉर्क अगर पूछा जाएगा तो ये वाला वैल्यू करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट उधर निकाल के रख दिया। ये तो इतना काम करने पड़ेंगे। बोलो क्लियर हुआ? बोलो भाई पहलवानों। यस सर। क्लियर है? तान्या क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। अरे भाई, जिसको क्लियर ना हो ना, थोड़ा सा 2% क्लियर ना हो तो वो पूछ ले, क्योंकि ये 2% जो है ना, 10% जो नहीं समझ में आता वही तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। बहुत अच्छा मौका है तुम लोगों को। कोई सिलेबस का जल्दी नहीं। सोचो बाकी बच्चे कैसे सीखते थे, जिनको नवंबर तक में सिलेबस थोड़ा फास्ट रेट से चलता था, कवर कर दिया जाता था। आपके 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए, लोड ही कम हो गया। समझो कि ईयर वाइज ना हो करके सेशन सेमेस्टर वाइज हो गया तुम्हारा 6 मंथ वाला। तो ठीक है भैया, ये आप समझ गए। अगर कोई बोले कि हमने एक सोलेनॉइड रखा है ऐसे, सोलेनॉइड है ये इसमें भी 100 लूप्स हैं और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस है। इसको हमने रख दिया, मान लो ये है अलोंग, क्या कहें इसको, अलोंग वाई एक्सिस कर देते हैं। चलो मान लो ये वाई एक्सिस के अलोंग है और एक्स एक्सिस इधर है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, अगेन वैसे ही कर देता हूँ। चलो भाई 4I कैप प्लस 3J कैप है। अब बताना है तुम्हें टॉर्क। करंट का वैल्यू इसमें ले लेते हैं 5 एम्पियर। N हो गया, I हो गया, एरिया के लिए रेडियस दे दिया। ठीक है भाई, डायरेक्शन तुम्हें पता ही है कि वाई एक्सिस की तरफ रखा है हमने। और ये ऑरिजिन वाले ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, क्लॉकवाइज करंट।
in the solenoid as seen from origin। चलो इसको जल्दी से तुम कैलकुलेट करो। टॉर्क चाहिए हमें, मैग्नेटिक मोमेंट भी चाहिए, टॉर्क भी चाहिए। जल्दी करो भाई। क्या स्कूल में चैप्टर 4 से आगे बढ़ गया है तुम लोगों का? किसी के स्कूल में चैप्टर 4 से आगे भी है सिलेबस? 4 पे है सर। 4 पे ही है। और किसी का आगे हो? तरुण, तान्या बोलो। अतुल, क्या स्कूल में चल रहा है? भुवनेश बता भाई। सर चैप्टर 4 चल रहा है भाई। अच्छा 4 चल रहा है लास्ट में। ठीक है, चलो ठीक है। चलो इसको जल्दी से कैलकुलेट करो भाई। बोलो कितना आया? मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पहले बता दो कितना आया और किस डायरेक्शन में आया। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो NIA है। सोलेनॉइड के लिए भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे भाई। सोलेनॉइड भी क्या, लूप कॉइल ही है, लूप से बना हुआ कॉइल है। तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न लिखोगे। करंट का वैल्यू था 5 एम्पियर। एरिया के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इसलिए ये हो गया 500 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस था 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 2 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर करेंगे। SI में लिख रहे हैं इसलिए ये है, ऐसा होगा 500 पाई और ये 4 इंटू 10⁻⁻4। और मैग्नेटिक मूवमेंट है तो I इंटू ए, डेट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट है। तो ये मिल गया तुम्हें 5 4 20 इंटू 10⁻² पाई। एम्पियर मीटर स्क्वायर तो यूनिट है। हाँ, डायरेक्शन अभी लिखेंगे, अभी तो वैल्यू खाली लिखा। और क्योंकि ऑब्जर्वर देख रहा है क्लॉकवाइज देखने का मतलब है, देखो क्लॉकवाइज देखोगे तो अपने से अवे। तुम अगर क्लॉकवाइज देखोगे करंट तो अपने से अवे डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो ऑब्जर्वर की तरफ हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तुम देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो अपनी तरफ, क्लॉकवाइज देखोगे तो अपने से अवे। तो यहाँ ऑरिजिन पे रख करके देख रहा है क्लॉकवाइज करंट मतलब अपने से अवे। इट मीन्स इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो इसलिए इस सब पे क्या लगाएंगे? तो जे कैप लगाएंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जे कैप लिखने पड़ेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया भाई, सारे लोग समझ गए। अब जरा टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क तो M क्रॉस B होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देने हैं बस। तो ये जो वैल्यू आ गया तुम्हारा 20 पाई इंटू 10⁻² जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था 4I + 3J। तो 4I कैप + 3J कैप है, उसका यूज़ कर लेंगे। अब J को J के साथ करने का तो कोई ज़रूरत नहीं होता, J क्रॉस J तो 0 होता है। J को I के साथ करने की ज़रूरत है और I के साथ करेंगे तो फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 पाई इंटू 10⁻² और J क्रॉस I होता है -K कैप। J क्रॉस I होता है -K कैप। तो बस यही मिल गया तुम्हारा, इतना ही वैल्यू हो गया। यानी कि 8 पाई इंटू 10⁻⁻1 -K कैप। ये हो जाएगा भैया तुम्हारा टॉर्क। बोलो क्लियर है? इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, करने पड़ेंगे। देख लो भाई, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक?
यस सर। यस सर। तो एक और छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसको जरा देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक लिखो एक छोटा सा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिखा जाए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। कितना टाइम बचा है? 10 मिनट लगेंगे कम से कम, 10-15 मिनट टाइम बचा है कि नहीं? 5 मिनट बचे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट तो बताया था। डेरिवेशन करना होगा तब, नहीं डेरिवेशन करना हो, कॉन्सेप्ट बताना हो तो फिर तो 5 मिनट में हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, 2 पैरेलल वायर हों तो जब पैरेलल वायर होते हैं तो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, तुम्हें डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेरिवेशन कहाँ से आया है वो ज़रा मैं ज़रूर बता दूंगा कि ये 2 करंट कैरिंग वायर, एक में I1 करंट जा रहा हो, मान लो एक में I2 करंट जा रहा हो, ध्यान देना जो मेन पॉइंट है, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D है। 2 पैरेलल वायर्स हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि Q1 चार्ज हो और Q2 चार्ज हो, तो अगर Q2 पे फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन Q2 कैसे निकालते थे? 2 मेथड होता था। एक तो कूलम्स लॉ से डायरेक्ट लिख देते थे, दूसरा जो मेथड होता था वो ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा मॉडर्न व्यू है। सेकंड मेथड कूलम्स लॉ से लिख देना, ये फर्स्ट मेथड है। ये उसको मॉडर्न व्यू नहीं समझते, ये पुराना व्यू है। मॉडर्न व्यू ये है कि कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कोई चार्ज किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जहाँ रखे हो वहाँ पे कोई पहले का चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया है वो। मीन्स 2 चार्ज में इंटरेक्शन का मॉडर्न व्यू ये है, शायद पहले भी बोला होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 2 चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इन द फर्स्ट स्टेप एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ चार्ज। अब दूसरा चार्ज है नहीं है उससे इसको कोई मतलब नहीं है, एक इंडिपेंडेंट फिनोमेना है कि कोई भी चार्ज होगा तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, कोई दूसरा तीसरा हो चाहे ना हो, तो ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा। फर्स्ट स्टेप फील्ड प्रोडक्शन अराउंड एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो एनी चार्ज है इसके अराउंड फील्ड प्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट स्टेप काम खत्म। दूसरा स्टेप क्या है भाई? तो दूसरा स्टेप ये है कि कभी भी कोई चार्ज कहीं भी रखें और वहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उस पर फोर्स लगेगा, जो चार्ज रखे हो वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जहाँ रखे हो वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तो तुम्हें पता है कि इसके चलते आर सेपरेशन पे तुमने रखा है, यानी कि इसका इवन फील्ड यहाँ पे तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। जो चार्ज सेकंड चार्ज रखे हो, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है भाई, कि हमने चार्ज रखा पहले से फील्ड है, फोर्स लगेगा। ये मॉडर्न व्यू है। तो इसलिए Q2 मल्टीप्लाइड बाई इसका फील्ड कितना, Q1/4πε0 आर स्क्वायर ये होता है, और ये राइट वर्ड में फील्ड होता है, इसलिए राइट वर्ड में फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है तो राइट वर्ड में फोर्स लगेगा, नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट वर्ड में लगेगा। पता ही है तुम्हें कि फोर्स होता है Q × E, इसलिए पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स। तो ये एक मेथड है भाई कि जिस पे भी फोर्स निकालना है वो चार्ज, और जहाँ इसको रखें वहाँ पे पहले से जो भी हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए हैं उसका इफेक्ट देखने हैं। फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड इन सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये व्यू था। यही व्यू यहाँ भी अप्लाई करना है। फोर्स ऑन Q2 अगर निकालना, फोर्स ऑन Q2 जैसे निकाला तो फोर्स ऑन I2, मान लो इसके L2 लेंथ में, ध्यान देना इसके सेकंड वाले वायर के L2 लेंथ में हम लोग फोर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो इसका फील्ड प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग में, हाँ भाई इसका फील्ड तो प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग में, तो इसका फील्ड प्रोड्यूस होता है तो इसके फील्ड प्रोड्यूस्ड में दूसरा एक करंट कैरिंग वायर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो इसके L2 लेंथ पे अगर निकालना चाहते हो तो वो होगा I × L2 क्रॉस B, होता है कि नहीं?
बोलो भाई, किसी भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर कहीं रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है भाई। कितना फोर्स लगता है? तो I इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल इनिशियल फाइनल क्रॉस बी। तो यहाँ L2 लेंथ पे चाहते हो तो यही है L2 लेंथ। तो I2 यहाँ का करंट, L2 लेंथ इनिशियल फाइनल, इतने ही में चाहते हैं L2 लेंथ में, क्रॉस बी तो इसका B1 यहाँ का फील्ड। तो इसका ये जो B1 फील्ड प्रोड्यूस होता है डी डिस्टेंस पे कितना B प्रोड्यूस करता है, तो तुम्हें क्या नहीं पता है? बर्ड-सावर्ट लॉ से भी पता है, एम्पियर्स लॉ से भी पता है कि अपने पाइप हो या वायर हो, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, याद होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4π I डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये R परपेंडिकुलर डिस्टेंस R बोलें या D बोलें, यहाँ D है तो D बोल देते हैं, चलो D है तो D ही बोल देते हैं, D। तो यहाँ पे भी D हो जाएगा ये। तो म्यू नॉट अपॉन 4π I बाई D, और साइन 90, क्योंकि ये लॉन्ग वायर है, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री यानी कि 1 + 1 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा, म्यू नॉट I बाई 2πD। इसलिए इसका है म्यू नॉट I1 बाई 2πD। ये इतना फोर्स लगा L2 लेंथ सेकेंड वाले वायर पे। इसके प्रोड्यूस्ड फील्ड में इस पे लगा फोर्स, तो इसका प्रोड्यूस्ड फील्ड कितना था? इतना था, यही है B1। और इसमें हमने रखा है इस वाले, फील्ड हमारा क्रॉस में है। फील्ड हमारा कैसे भाई? क्रॉस में। पता है कि इस वाले का फील्ड किधर होगा? क्रॉस में। अरे भैया, इस वाले वायर में करंट ऐसे है तो इसका फील्ड तो क्रॉस में ही है। तो इसलिए अगर यूनिट लेंथ पे, सेकेंड वायर के यूनिट लेंथ पे अगर फोर्स निकालना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखो इसका जो मेन फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πD। इसी को मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यूनिट लेंथ पे अगर निकालना होगा तो भैया L2 लेंथ पे पता है तो डिवाइडेड बाई L2 कर दो, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। तो ये मिला फोर्स हमें म्यू नॉट अपॉन 2πD I1 I2 L2 डिवाइडेड बाई करेंगे L2 हो जाएगा कैंसिल, और मिल जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πD। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। उसी तरह से इसके फील्ड में इसको समझ करके इस पे भी फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो L1 लेंथ पे निकालोगे, इसका फील्ड निकालोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, वैल्यू इतना ही आएगा। देख रहे हो, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, तो उस कंडीशन में I2 आएगा, I1 आएगा, 2πD आएगा। इसलिए दोनों वायर पे यूनिट लेंथ पे एक दूसरे के चलते यूनिट लेंथ पे इतना ही फोर्स लगता है। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। कहाँ से फॉर्मूला आया? तो किसी एक के फील्ड में दूसरे को समझ लो और फोर्स निकाल लो, किसी एक के फील्ड में दूसरे को समझ लो, फोर्स निकाल लो। Q2 के फील्ड में Q1 को समझ लो तो फोर्स निकाल लो, Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हो जाएगा। वैसे ही इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर रखा हुआ, उस पर निकाल लिया। L2 लेंथ पे जानकर निकाला कि L2 लेंथ पे पता लग जाए तो यूनिट लेंथ पे निकाल लेंगे। तो L2 से डिवाइड करके यूनिट लेंथ पे निकाल लिया, L2 तो कैंसिल हो गया और हमें मिल गया ये वैल्यू। सिमिलरली इसके फील्ड में इसको निकालोगे, इस पे वायर पे फोर्स निकालोगे, L1 लेंथ पे निकालोगे, फिर L1 लेंथ से डिवाइड कर देना, मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। यही होता है और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहते हैं, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ चाहते हैं। हमें 10 मीटर पे निकालना होगा फोर्स तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मीटर पे चाहिए 2 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें यूनिट लेंथ पे फोर्स मिल जाए क्योंकि वायर तो बहुत लंबा है भाई, कितने लेंथ पे तुम्हें फोर्स चाहिए, तो यूनिट लेंथ पे फोर्स, ये स्टैंडर्ड बनता है। यूनिट लेंथ पे अगर फोर्स निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड वायर निकाल रहे हैं तो ये निकला। उसी तरह से फर्स्ट वायर पे भी निकालोगे तो तुम चाहो तो घर पे जा कर के होमवर्क में तुम ये काम करोगे। वहाँ घर पे जाना तो है नहीं, तुम तो घर पे ही हो। तो L1 लेंथ है, यहाँ पे I2 करंट है, तुम क्या करना, इसका फील्ड निकालना। यहाँ पे वो डॉट में आएगा भाई, इसका फील्ड डॉट में आएगा। यहाँ पे ये फील्ड निकालना, ये मान लो B2 हो जाएगा। यहाँ के L1 लेंथ में तुम फोर्स निकालना, L1 लेंथ में फोर्स निकालना, वो क्या हो जाएगा भाई, तो I1 इंटू L1 क्रॉस B क्या B2 है, B2 का वैल्यू रखोगे तो I1 रखना, L1 है और B2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट
I2 अपॉन 2πd, जैसे यहाँ था म्यू नॉट I1 बाई 2πd, यहाँ पे म्यू नॉट I2 बाई 2πd आ जाएगा यहाँ पे। और ये मिल गया तुम्हें कितने लेंथ पे, L1 लेंथ पे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जब निकालोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो L1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। बोलो भाई, क्लियर हुआ? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। फर्स्ट वाले ने सेकंड के यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लगाया है, सेकंड वाले ने फर्स्ट के यूनिट लेंथ पे इतना ही फोर्स लगाया है, दोनों एक दूसरे पे इतना ही फोर्स लगा रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ होमवर्क के डाउट भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं कोई जल्दी नहीं मचा रहा, आराम आराम से कर रहा हूँ। और ये ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर 4 के लास्ट में पहुँच चुके हैं। टॉर्क समझ गए तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अब क्योंकि डेरिवेशन बेस हट चुके हैं इसलिए उसमें भी सिर्फ मेन फार्मूला हम लोग को हजम करने होंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन इनटू गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, यही बचे हुए हैं। तो 2 क्लास में चाहें तो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं इस चैप्टर को, 2 क्लास में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते चलें, आराम आराम से करते चलें तो 3 क्लास लगाएंगे।